तो हम लोगों ने पढ़ा है अभी लेटेस्ट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब ऑफ रूट ऑफ यूनिटी मतलब हम लोगों ने क्या लिखा है, 1⁻⁴ की वैल्यू क्या क्या 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 तो 1 ही है, 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आयोडा 0। इसी तरीके से ओमेगा क्या था -1/2 प्लस आयोडा √3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 माइनस आयोडा √3/2। ये दोनों तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो, ओमेगा कौन सा है ओमेगा स्क्वायर कौन सा है, ये इंटरचेंज किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का एडिशन कितना होता है 0, ऐड करके देख लो तीनों को। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, एक और बात जो हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो कि है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लाइज ऑन सर्कल ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 1 एंड उसका जो सेंटर है वो क्या होता है 0,0 रहता है। ठीक है, अब कैसे, तो देखो ये वही इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस और ये सर्कल है ना। तो 1,0 हमारा यहाँ पे, फिर उसके बाद ओमेगा जो है वो इधर है और ओमेगा स्क्वायर यहाँ पर है। ओमेगा मतलब -1/2 √3/2 पॉइंट, और ये है -1/2 और -√3/2। क्योंकि देखो जो जेड है, जो हमने जेड माना था 1⁻⁴, उसका जो मॉड जेड है वो कितना है 1, और मॉड जेड इज इक्वल टू 1 एक सर्कल की तो इक्वेशन होती है कौन सी, x² + y² इज इक्वल टू 1। तो ये सभी के सभी तीनों पॉइंट सर्कल पे भी लाई करते हैं, और अगर हम तीनों को मिला देते हैं तो तीनों मिलाने से जो ट्राइंगल बनता है वो क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमने अलग से पढ़ा है। अब हम nth रूट ऑफ यूनिटी जो हेडिंग है टॉपिक है वो देख सकते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी वी कैन सी। ओके, तो देखो इसका जो मेथड है वो जनरल होगा, इसके अंदर हम लोग द माइवर थ्योरम जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो यहाँ पे हम इसको क्या करने वाले हैं यूज़ करने वाले हैं। तो nth रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है 1⁻1/n हम निकालना चाहते हैं। अब 1⁻1/n है, 1⁻1/n उसको हमने सबसे पहले क्या मान लिया z। अब दोनों तरफ पावर n करेंगे तो z⁻n इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 1। ओके, यहाँ से एक बात क्लियर है कि मॉड z इज इक्वल टू कितना होगा 1। z जो भी होगा z के nth रूट जो होंगे, nth रूट उन सभी के लिए मॉड z की वैल्यू 1 होगी, जिस तरीके से 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के लिए हो रही है। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब हम यहाँ पे स्टेप लगाएंगे, यूज़ स्टेप्स ऑफ डी माइवर थ्योरम। डी माइवर थ्योरम के अंदर 3-4 स्टेप बताई थी ना मैंने अंदर तुम्हें, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देने वाले हैं। तो z⁻n इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ CIS, इसका 1 का प्रिंसिपल आर्गूमेंट कितना होता है 0, तो 0 + 2k पाई, तो ये 2k पाई ही हो जाएगा बस। अब ये n है उसको यहाँ ले आओ, और आर्गूमेंट मॉड z की वैल्यू तो 1 है ही सही, जो मैंने यहाँ पे बताई दिया तुम लोगों को। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं z इज इक्वल टू वी कैन राइट CIS ऑफ 2k पाई अपॉन n। अब बस बारी बारी k की वैल्यू रखते जाओ और आंसर हम लोगों को मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी जो मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले k इज इक्वल टू क्या रख लिया जाए 0, तो k इज इक्वल टू 0 रखने से हम लोगों को क्या मिलेगा z1 की वैल्यू, z1 इज इक्वल टू CIS ऑफ 0 cos 0 प्लस आयोडा साइन 0, इसको लिख सकते हैं हम e की पावर आयोडा 0, जो कि और कुछ नहीं क्या होगा 1। इसी तरीके से k इज इक्वल टू क्या रखा जा सकता है 2 रखने से पहले 1 रख लेते हैं, k इज इक्वल टू अब रख देते हैं 1, तो 1 रखने से जो है z2 की वैल्यू क्या मिलेगी CIS ऑफ k इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई अपॉन n, 2 पाई अपॉन n। क्लियर, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e की पावर आयोडा 2 पाई अपॉन n, है ना। अब मैं क्या कर लेता हूँ इसको एक रूट मान लेता हूँ कि भाई ये है α1 रूट,
ये क्या रूट है, अल्फ़ा 1 रूट Z2 जो है। इसी तरीके से k इज इक्वल टू हम क्या रख देते हैं, अब 2 रख देते हैं, तो उससे हमें Z3 मिलेगा। और Z3 क्या होगा, CIS ऑफ 4 पाई बाई n। मतलब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको बराबर में e की पावर आयोडा 4 पाई अपॉन n। इसको मान लेता हूँ मैं अल्फ़ा 2, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आगे चल के क्या रख सकते हैं, k इज इक्वल टू 3, ऐसे ऐसे रखते चलते हैं। अब k इज इक्वल टू कहाँ तक रखेंगे, k इज इक्वल टू हम लोग n-1 n-2 तक रख सकते हैं ना, तभी तो हम लोगों को सारे के सारे nth रूट मिलेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ तुम्हें 0 1 2 3, तो मैंने 0 1 2 3 ऐसे कितने नंबर बोले, 4। मुझे टोटल n नंबर्स बोलने हैं, तो मैं कैसे बोलूँगा, 0 1 2 से लेकर n-1 तक। तो k इज इक्वल टू क्या क्या रख सकते हैं हम सेकेंड लास्ट स्टेप में, n-2। तो n-2 रखने से हमें क्या मिलेगा, लास्ट मतलब Zn-1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा, जो कि होगा CIS ऑफ k की वैल्यू कितनी रखनी है, n-2 यहाँ पे रखनी है हम लोगों को। तो ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 2n-4 पाई अपॉन n। ओके, अब इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लिखना चाहें तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं, इसको हम लिख सकते हैं e की पावर आयोडा 4 पाई अपॉन n, जो कि हो जाएगा क्या, अल्फ़ा 2 का ही यहाँ पे बार पर, यहाँ पे ना एक माइनस आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा 2 का बार मिल जाएगा हम लोगों को। क्या मिल जाएगा, अल्फ़ा बार का 2। मतलब हम लोगों को रूट तो अल्फ़ा n-2 ही मिला है, पर अल्फ़ा 2 का क्या मिला है, वो बार मिला है। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखना, लास्ट स्टेप में इधर की तरफ बता रहा हूँ। अब हम k इज इक्वल टू n-1 रखते हैं, चलो। तो इससे हमें कौन सा रूट मिलेगा, nth रूट। Zn इज इक्वल टू CIS ऑफ 2n-2, ये 2k के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इज इक्वल टू n-1 है, तो n-1 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2n-2 बना रहा है, पाई अपॉन n। क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं e की पावर माइनस आयोडा 2 पाई अपॉन n। वापस उसी फॉर्मेट में ला सकते हैं ना, माइनस पाई से पाई के बीच में करने के लिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे माइनस आयोडा 2 पाई अपॉन n। तो अब ये देखो, ये जो है ना, इसको अल्फ़ा 1 के साथ देखो, अल्फ़ा 1 हमने इसको माना था, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, मतलब ये एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। ये हमारा अल्फ़ा 1 बार आया है और अल्फ़ा n-1 अल्फ़ा 1 के बार आया है। अब देखो इसका क्या मतलब है ना, ये हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में भी समझ सकते थे। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कैसे समझ सकते थे, देखो वहाँ पे 3 रूट आए थे हमारे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों जो रूट है ना, ये हमेशा एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, कॉन्जुगेट। देखो तुम्हें पता है इसकी वैल्यू कितनी है, -1/2 प्लस आयोडा √3/2, और ये क्या है, -1/2 माइनस आयोडा √3/2। देख के पता लग रहा है ना एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, मतलब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे बार लगा देता हूँ तो मैं इसको दोनों को क्या लिख सकता हूँ, बराबर लिख सकता हूँ। या फिर मैं ओमेगा का बार लगा दूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ओमेगा स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट है। अब इसी तरीके से अभी हम लोगों ने जो देखा है nth रूट ऑफ यूनिटी, तो उसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं और एक सर्कल बना देते हैं, क्योंकि वो भी यूनिट रेडियस वाले सर्कल पे होगा। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। ठीक है, तो ये हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल की रेडियस मानो तुम कि 1 है, रेडियस जो है इसकी कितनी है, 1 है, ऐसा मानो। तो जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पे अल्फ़ा 1 है, यहाँ पे अल्फ़ा 1 है, जो कि क्या आया था अभी ई की पावर आयोडा 2 पाई अपॉन n। तो इसका बार, किसी का भी बार एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज ही तो होता है। तो यहाँ के रेस्पेक्ट में अगर मैं मिरर इमेज देखूँगा तो मुझे यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। अल्फ़ा 1 का बार जो लास्ट रूट है, अल्फ़ा n-1 रूट। ये तुम ऐसा मत सोचना अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा n तक क्यों नहीं जा रहे हैं हम, क्योंकि पहला रूट 1 है, तो इसलिए हम लोग अल्फ़ा 1 से लेकर अल्फ़ा n-1 तक जा रहे हैं। अगर n तक चले गए तो n+1 रूट हो जाएंगे ना, जबकि इक्वेशन तो z की पावर n है। तो अब ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा n-1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आयोडा 2 पाई अपॉन n, और ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। अरे भाई देखो, कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा लिखा है, क्या लिखा है, कॉस थीटा प्लस आयोडा साइन थीटा। तो इसका अगर मैं तुमसे बोलूँ कॉन्जुगेट बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, कॉस थीटा माइनस आयोडा साइन थीटा। अब कॉस थीटा की थीटा को माइनस थीटा लिख दो, और जो साइन के आगे माइनस है उसको अंदर ले जाओ। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो
कॉन्जुगेट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, उसमें बस थीटा ही क्या हो जाता है, माइनस थीटा। इसी तरीके से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है अल्फ़ा 2, जो कि आया है e की पावर आयोडा 4 पाई अपॉन एन। अब इसी का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ जो होगा वो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट, और वो एक्चुअली है क्या, अल्फ़ा 2 बार होने के साथ ही अल्फ़ा n माइनस 2 भी रूट है, लास्ट सेकेंड रूट, जो कि आया है e की पावर माइनस आयोडा 4 पाई अपॉन एन। तो इसका मतलब एक बात तो ये हो गई फिक्स, और ये मैं तुम्हें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाता था तभी मैंने बता दिया था कि किसी भी इक्वेशन में जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स आते हैं तो वो हमेशा पेयर में आते हैं। जैसे कि कोई रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या तुमने किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ऐसा पढ़ा है कि एक रूट रियल एक रूट कॉम्प्लेक्स? दोनों रियल होंगे या फिर दोनों क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। दोनों रूट्स रियल होंगे या फिर दोनों रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। अगर x में क्यूबिक इक्वेशन है कोई, है ना, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कितने हो सकते हैं, या तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे या 0 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। मतलब मिनिमम एक रियल रूट्स तो होगा ही होगा। एक रियल रूट होगा तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, 2 रियल एक कॉम्प्लेक्स तो हो ही नहीं सकता, 3 रियल रूट्स हो सकते हैं। तो मिनिमम अगर कोई इक्वेशन उसकी मैक्सिमम डिग्री 3, 5, 7 मतलब ऑड है, तो मिनिमम एक रियल रूट तो उस इक्वेशन का होगा ही होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में आते हैं, और वो हम यहाँ पे देख भी चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ा 1 है, यहाँ अल्फ़ा 1 बार है, ऊपर अल्फ़ा 2 है, दूसरा क्या है, अल्फ़ा 2 बार। इस तरीके से ये रूट्स आते जाएंगे। जितने भी रूट्स आएंगे 1 की पावर 1 अपॉन एन के, वो सब के सब लाई करेंगे एक सर्कल पे जिसकी रेडियस होगी 1। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि मान लो इसका आर्गुमेंट 2 पाई अपॉन एन है, इसका आर्गुमेंट 4 पाई अपॉन एन है, तो इसमें और इसमें जो है हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पहुँच जाए ई की पावर आयोडा 2 पाई अपॉन एन से ना। तो ये अगर आर्गुमेंट की बात करें तो वो तो AP में है और कॉम्प्लेक्स नंबर खुद GP में। तो ये जो हम लोग यहाँ पे जो भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं उसको नोट में करके लिख लेते हैं हम। तो फर्स्ट नोट वी कैन मेक, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन GP। द रूट्स of the equation are in GP with common ratio of e के पावर 2 पाई अपॉन n। ठीक है, अब है ना क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में n की जगह तुम 3 रख दो, तो पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें 0 था, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में कितना था, 2 पाई अपॉन 2 पाई बाई 3। अगले में क्या होगा, अगले में बस GP है ना, तो GP है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, e की पावर 2 पाई अपॉन 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नया हम लोगों के पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका वैल्यू मिल जाएगा। तो हर जो रूट्स है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो इक्वेशन बन रही है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो या nth रूट ऑफ यूनिटी हो, जितने भी रूट्स आ रहे हैं वो सभी के सभी रूट्स किस में होंगे, GP में। जैसे कि 1 ओमेगा स्क्वायर को देख लो ना यार तुम, 1 को किससे मल्टीप्लाई करने पे आगे बढ़ रहे हैं, ओमेगा से, ओमेगा को किससे मल्टीप्लाई, ओमेगा से, तो 1 ओमेगा स्क्वायर आर इन GP ना। तो सिमिलरली 1 अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 से लेकर अल्फ़ा n माइनस 1 तक के 1 की पावर 1 अपॉन n मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सभी रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, GP में होंगे। ये लेक्चर तुम लोग एक बार दोबारा देखना, अगर कहीं पे भी कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो, फिर भी समझ में नहीं आए तो तुम मुझसे कांटेक्ट करना, मैं तुम लोगों को और एक्सप्लेन कर दूंगा। बट लेक्चर दोबारा देखने की कोशिश करना, अगर फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आए तो। फर्स्ट टाइम में समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और समझ में आने के लिए एक बात और ज़रूरी है, लास्ट इससे पहले जितना भी हम पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो हमें पता होना चाहिए हमने क्या पढ़ा है, ठीक है, और रिवीजन भी करते रहना उसका, तभी पता रहेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन कौन सी है भाई, z की पावर n माइनस 1 इजिकल टू 0 वाली की बात हो रही है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए इक्वेशन क्या थी, z की पावर 3 माइनस 1 इजिकल टू 0, तो ये इक्वेशन है। सभी के सभी रूट्स इस इक्वेशन के लाई करते हैं ऑन सर्कल विद सेंटर, जो हमने डायग्राम बनाया पीछे वाले पेज पे, सेंटर 0,0 एंड रेडियस इज 1। ठीक है, और पॉइंट, रूट्स आर लाइंग इन पेयर ऑफ
कॉन्जुगेट। हमेशा ऐसा होता है, ये इसी में नहीं है, हमेशा ऐसा होता है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर अकेला कभी होगा ही नहीं, ये तो मैंने तुम्हें बताया। दैट इज़ क्या क्या है भाई, जैसे अल्फ़ा 1 आया और अल्फ़ा n-1, मतलब पहला और लास्ट रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। इसी तरीके से सेकंड और सेकंड लास्ट रूट एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। इस तरीके से हम लोग इन सबको पेयर में लिख सकते हैं। इस तरीके से पेयर में ही तो रूट्स होने वाले हैं। अब देखो, क्योंकि हम लोगों ने ये सब पॉइंट्स देख लिए और उसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं, जो रूट्स हैं, वो खुद जीपी में हैं। अगर हम उनके आर्गुमेंट की बात करें तो वो एपी में। और नॉर्मली भी तुम्हें पता है, अगर कुछ नंबर्स जीपी में होते हैं तो अगर हम लॉग ले लेते हैं ना उन नंबर्स का, तो फिर वो नंबर्स किस में बन जाते हैं, एपी में बन जाते हैं। ठीक है, अब देखो हम कुछ कुछ रिज़ल्ट यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि z⁻n-1 = 0 इक्वेशन के जो रूट्स आए, जैसे कि सपोज़ करो कोई इक्वेशन है, उसके रूट्स आए अल्फ़ा और बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नॉर्मली हम क्या लिखते हैं, x - अल्फ़ा इंटू x - बीटा लिखते हैं ना। हाँ, कुछ केस में हम a भी आगे लगा देते हैं, बट अगर हमें इसके रूट्स परफेक्टली पता है और यहाँ भी z⁻n का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो हम इसको फैक्टराइजेशन करके कैसे लिख सकते हैं भाई, z-1 इंटू z-α1 इंटू z-α2 इंटू z-α3 भी आएगा, ऐसे α4 α5 कहाँ तक, z-αn-1। तो बताइए इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, अगर इस इक्वेशन के रूट्स थे 1 α1 α2 α3 इस तरीके से αn-1, तो किसी भी इक्वेशन के रूट्स पता होने पे हम उसको फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। ये बात तो क्लियर है। अब इसको डिवाइड कर दो तुम इधर नीचे की तरफ, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, z⁻n-1 डिवाइड बाय z-1 इजिकल टू, राइट हैंड साइड में देखो z-α1 इंटू z-α2। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, जो ये कॉन्जुगेट है ना, कॉन्जुगेट, इसको पहले लिखते हैं। तो इसको कॉन्जुगेट को हम पहले लिखना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, z-α(n-1), तो हमने ये पेयर वाला लिख दिया ना। इसी तरह से हम बाकी के भी पेयर्स में लिखेंगे, मतलब ये ब्रैकेट किसके लिए है, यहाँ पे क्या आएगा, z-α2 और उससे पहले जो है वो दोनों आएंगे। अब हम लोगों ने पेयर्स बना दिए, इनके क्या बना दिए, पेयर्स। आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, क्या है, पेयर्स ऑफ कॉन्जुगेट, है ना। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो इसको ऐसे देखो, x - अल्फ़ा, x - बीटा, x - गामा, x - डेल्टा। अब मैं इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ और इन दोनों को साथ में लिख देता हूँ, मतलब फर्स्ट और लास्ट, ये फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के कॉन्जुगेट इसलिए साथ में लिख दिया, ये सेकंड और ये सेकंड लास्ट, इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वो वाले फैक्टर जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट वाला रूट साथ में है, हम उन दोनों को क्या लिख रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम। अब ना ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मान लो a³ - b³ है ना, ये ना अभी मैं यहाँ लिख तो रहा हूँ, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, तो इसको समझ लेना यहीं पे। जैसे मान लो a³ - b³ तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, a - b a² प्लस ab प्लस b², है ना। अब इसको ऐसे समझो, अगर x³ - 1 होता तो उसमें क्या लिखता, x - 1 x² प्लस x प्लस 1। अगर यहाँ पे x⁻5 - 1 भी होता तो मैं इसको क्या लिखता, x - 1 फिर x⁻4 प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। तुम चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आएगा। यहाँ x⁻6 - 1 होता तो हम उसको भी यही लिखते, क्या, x - 1 फिर x⁻5 4 ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसा अगर तुम समझ सको तो यहाँ पे समझना क्या हो सकता है, z⁻n-1 को, z⁻n-1 को यहाँ से z⁻n-1 को मैं क्या लिख रहा हूँ, z-1 इंटू z⁻n-1 प्लस z⁻n-2 प्लस डैश 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 कहाँ तक ये जाएगा, z+1 तक। ठीक है, तो अगर ये बात समझ में आ गई हो तो यहाँ पे तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं ये स्टेप हटा रहा हूँ यहाँ पे, है ना। तो देखो हो गया क्या, अगर तुम इसको डिवाइड कर देते हो तो ये बचेगा। अब इसी को मैं लिख रहा हूँ थोड़ा रिवर्स ऑर्डर में, 1 और z पहले लिख रहा हूँ, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो ना। ये स्टेप मैं यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए ये सब मैंने यहाँ पे बता के तुम्हें हटाया है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग, 1 प्लस z प्लस डैश 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 कहाँ तक, z⁻n-1 तक। अगर यहाँ n+1 होता तो यहाँ n होता,
अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ 5 होता, अगर यहाँ 7 होता तो यहाँ क्या आता, 6 आता है ना, ऐसे ही समझना है इसको। अब देखो z माइनस अल्फ़ा 1, z माइनस अल्फ़ा 1, अब मैं ना z माइनस अल्फ़ा n माइनस 1 नहीं लिखूँगा, z माइनस अल्फ़ा 1 का बार लिखूँगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया तुम्हें फर्स्ट और लास्ट एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, मतलब अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा n माइनस 1 एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना अल्फ़ा n माइनस 1 की जगह अल्फ़ा 1 बार ऐसा। अब ये तो हो गया एक नंबर और उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई में, ऐसे आगे और भी चलते रहेंगे, बट हम एक को ही ऑब्जर्व करके बाकी भी समझ लेंगे, क्योंकि सभी लिखेंगे तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन सी बन सकती है ये, ठीक है। अब देखो अगेन आगे अगले स्टेप में क्या आएगा, 1 प्लस जेड स्क्वायर, कहाँ तक है ये, जेड की पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1 बार प्लस अल्फ़ा वन का बार, ठीक है। और इसी तरीके से ब्रैकेट में बाकी सब भी चलते जा रहे हैं। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस जेड स्क्वायर डैश जेड की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, वी कैन राइट जेड स्क्वायर माइनस, अब देखो ये बहुत ध्यान से देखना, ये ना ऐसा है जेड प्लस जेड बार, एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसके आर्गुमेंट से ऐड होता है तो इमेजिनरी पार्ट वाला कट जाता है ना पार्ट, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड आता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड। 2 रियल पार्ट ऑफ जेड से लिखने से पहले इसको जेड लिख देते हैं, यहाँ पे ये 2z लिख दिया। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 1, मुझे बता अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या थी, CIS 2π/n, तो अब क्या आ जाएगा ये 2 CIS ऑफ 2π/n। ये बात ध्यान से समझना, ये जेड प्लस जेड बार है, जेड प्लस जेड बार क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ जेड, ऐसे, ठीक है। अब ये इतना तो लिख ही दिया हम लोगों ने, 2z cos 2π/n प्लस 1, क्योंकि देखो ये हो जाएगा अल्फ़ा 1 के मॉड का बार, और अल्फ़ा 1 का मॉड मतलब वो तो 1 है ना, तो ये ब्रैकेट बंद। अब इसी तरीके से बाकी के भी ये ब्रैकेट ऐसे चलते रहेंगे। हमें पता है ये 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो रेडियस है सर्कल की, जिस सर्कल पे लाई कर रहे हैं उसकी रेडियस 1 है ना, इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं। अब देखो इतना समझने की कोशिश करना है इस सेशन के अंदर, तुम इतना समझ लोगे ना तुम, तो इसके आगे क्या रिजल्ट हम बना सकते हैं, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो फिर वो हम समझेंगे, ठीक है। और कुछ डाउट हो अभी तक तो पूछ भी लेना।